सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से हिंदी व्याकरण के विषय क्रिया के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्रिया के बारे में ही पढ़ा था कि क्रिया की क्या परिभाषा है, क्रिया किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने जाना था कि क्रिया बनती कैसे है, क्रिया धातु के मूल रूप से बनती है, धातु की परिभाषा को भी जाना था। फिर हमने जाना था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद बताए थे। दोनों भेदों में पहला था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा था रचना के आधार पर क्रिया के। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने अकर्मक क्रिया की परिभाषा जानी थी, जो कर्म के साथ नहीं, कर्म रहित हो, और फिर जाना था सकर्मक क्रिया को कर्म सहित अर्थात कर्म के साथ। उसके बाद हमने जाना कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी हमने 3 भेद जाने थे, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और थी अपूर्व क्रिया। अब ये था बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम आगे बढ़ते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने थे? 2। और रचना के आधार पर कितने हैं? 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, 5वां है पूर्वकालिक क्रिया और छठा है कृदंत क्रिया। तो प्यारे बच्चों, हमने इन 6 भेदों को ध्यान से देखा और 6 भेदों को हम अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं सामान्य क्रिया की। सबसे पहली हमारी कौन सी क्रिया थी? सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया में बच्चों हमारा है कि जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब वाक्य में क्या है, केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। जैसे राम ने पत्र लिखा। अब क्या है? राम करता है और क्रिया क्या हो रही है? पत्र लिखने की, केवल लिखा। यहाँ पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया, क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सामान्य क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिएगा, गर्भित स्कूल गया। केवल गया का प्रयोग है, एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या है? हमारी सामान्य क्रिया का रूप है। समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर एक क्रिया है, यहाँ पर भी एक क्रिया है, इसलिए इसे हमने कौन सी क्रिया कहा? सामान्य क्रिया। अब हम चलते हैं दूसरे भेद की ओर, जो है संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, क्या है? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया को बता रही होती हैं या पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हमने क्या जाना? पहले थी हमारी एक ही क्रिया, उसे हमने कहा सामान्य क्रिया। तो फिर हमने संयुक्त क्रिया में क्या बताया? संयुक्त, साथ मिलकर, कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक हो क्रियाएं, वो आपस में जब मिल जाती हैं और एक पूर्ण क्रिया बना देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। अब हमारे यहाँ पर क्रिया है कि पढ़ना, अखबार को पढ़ना, और लिया है उसके साथ और क्रियाएं जुड़ गई, 2 अधिक भी कहा गया है, लिया और है। लिया और है का भी प्रयोग हुआ है, तो इन तीनों को मिलाकर पढ़ लिया है एक क्रिया का प्रयोग, पूर्ण क्रिया बना दी। और ये क्या है? इस वाक्य की एक पूर्ण क्रिया बनी है, पढ़ लेना। तो इसे हमने कहा कि संयुक्त क्रिया।
ये हमारी क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। और इस क्रिया से हमें पूर्ण क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो प्यारे बच्चों, हमने एक वाक्य किया, दूसरा करते हैं। पलक पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है? पढ़ रही है, ये संयुक्त क्रिया की है। यहाँ पर 3 क्रियाओं को मिलाकर एक क्रिया बनाई गई है, पढ़ रही है। तो ये एक क्रिया बन गई, पढ़ना। तो ये पूर्ण क्रिया का बोध हो रहा है इससे भी हमें। इसलिए अब आपको समझ में आया संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और उससे पूर्ण क्रिया बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं आगे किसे नंबर पर आती है हमारी नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। कि संज्ञा से जो क्रिया बनती है, सर्वनाम से जो क्रिया बनती है, विशेषण से जो क्रिया बनती है, और एक और शब्द आता है अव्यय, उससे जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ आना या इयाना प्रत्यय लगता है, तब हम नाम धातु क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा वाक्य, गीता बहुत शर्माती है। गीता बहुत शर्माती है में यहाँ पर शर्माती, शर्म संज्ञा शब्द है। शर्म में आना प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्रिया बनती है शर्माना। क्या बनती है? शर्माना। तो हमने कहा गीता बहुत शर्माती है, ये आपकी नाम धातु क्रिया। दूसरा वाक्य देखिए, मुझ पर दृश्य फिल्माया। फिल्माया भी क्या है? फिल्म संज्ञा शब्द है और इससे हमने आना प्रत्यय लगाया। आना प्रत्यय लगाने से यहाँ पर क्या बना? फिल्माया। क्या बन गया? फिल्माया। ये भी क्या है? नाम धातु। तो इस वाक्य में भी नाम धातु क्रिया इस प्रकार हुई। अब नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से बनती है, ये हमने जाना। कि आइए अब किस प्रकार बनती है वो देखें। पहली संज्ञा शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रिया। अब शब्द क्या है? फिल्म संज्ञा शब्द है और इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या बन गया? नाम धातु क्रिया में फिल्माना। फिर है शर्म। शर्म भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है। आना प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? शर्माना। दुख भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, दुखाना। अब है बात। बात में इयाना प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या हो गया? बतियाना। ये हमारी नाम धातु क्रिया बनी। फिर आते हैं हाथ। हाथ शब्द है, इसमें भी इयाना प्रत्यय जोड़ते हैं तो नाम धातु क्रिया बनती है हमारी हथियार। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर सर्वनाम शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रिया। कैसे संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है बच्चों? इसमें भी उसी प्रकार याना, आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, मैं आपका सर्वनाम शब्द है, पता है आपको मैं आपका सर्वनाम शब्द है, तो उसमें अगर याना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारी बनती है मिमियाना। तो क्या बन जाएगा नाम धातु क्रिया में? मिमियाना। अब देखें अपना। अपना भी क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाता है? अपनाना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा सर्वनाम से हम किस प्रकार नाम धातु बनाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय लगाकर हम नाम धातु का प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरे नाम धातु क्रिया की ओर चलते हैं।
जो है विशेषण शब्दों से बनने वाले नाम धातु क्रियाएं। ये क्या है? विशेषण शब्द जो हमारे होते हैं उनसे आना प्रत्यय लगाकर, क्या कौन सा प्रत्यय लगाकर? आना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाते हैं। देखिएगा, चिकना, चिकनाना, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? आना प्रत्यय। फिर है नरम, नरमाना, इसमें भी आना प्रत्यय लगाया। नरम के साथ आना प्रत्यय लगाकर क्या बनता है? नरमाना। लंगड़ा, लंगड़ाना, तोतला, तुतलाना, आना प्रत्यय लगाया और तोतला से क्या बना? तुतलाना। दर्शनीय, दर्शाना, इसमें भी दर्शनीय में आना प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाता है? दर्शाना। तो प्यारे बच्चों, अब चौथे नाम धातु क्रिया की ओर बढ़ते हैं, जो है अव्यय शब्दों से बनने वाले नाम धातु क्रिया। अव्यय शब्द को और क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक शब्द। क्या कहा जाता है अव्यय शब्दों को? अनुकरणात्मक शब्द, जो है अव्यय शब्द। तो इनसे बनने वाली क्रियाएं देखिएगा इस प्रकार है। गड़गड़, ये अव्यय शब्द है और इसमें आना प्रत्यय लगाते क्या बन गया? गड़गड़ाना। खटखट, खटखटाना। भिन भिन, भिन भिनाना, इसमें क्या है? आना प्रत्यय। टिमटिम, टिमटिमाना। हिन हिन, हिन हिनाना, आना प्रत्यय लगते ही नाम धातु क्रिया का बोध होता है कि हिन हिन के साथ आना प्रत्यय लगाया तो हिन हिनाना। अब चलते हैं बड़बड़, बड़बड़ाना। क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? बड़बड़ाना, किसका प्रयोग हुआ? बड़बड़ाना, आना प्रत्यय लगते ही क्या हो गया? बड़बड़ाना। इस प्रकार हमने क्या है? नाम धातु क्रियाओं को समझा। नाम धातु क्रियाएं जो क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से प्रत्यय लगकर बनती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। चौथे नंबर पर क्या है बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कर्ता क्या करता है? स्वयं कोई कार्य नहीं करता, वो दूसरे को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं उस कार्य को करने के लिए, उसको प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिएगा, जैसे माता जी नौकर से सामान उठवाती है। माता जी क्या कर रही हैं? खुद कार्य न करके नौकर को प्रेरित कर रही हैं सामान उठाने के लिए। तो यहाँ पर उठवाती है, तो हमारी कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ। अब दूसरे उदाहरण से देखते हैं। नानी शिखा से रामायण पढ़वाती है। अब नानी क्या कर रही है? खुद रामायण नहीं पढ़ रही हैं, शिखा को रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उसे प्रेरणा दे रही हैं। और क्या कर रही है शिखा? प्रेरित होकर उस रामायण को पढ़ती है। नानी जी शिखा से रामायण पढ़वाती हैं। यहाँ पर पढ़वाती हैं हमें प्रेरणार्थक क्रिया का बोध करवाता है। तो ये समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया की क्या परिभाषा है? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को प्रेरणा देता है, वह हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया का पहला रूप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा रूप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को हम प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पहले कर्ता स्वयं कार्य करता है, फिर और कार्य कर वो उस ऐसे ही कार्य
लिए प्रेरित करता है, तो वो हमने यहाँ पर उसे कहा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं इसे, और इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आइए देखिएगा, पहले को देखते हैं। पहला रूप प्रेरणार्थक क्रिया का पहला रूप देखें, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसे हमने क्या कहा, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्ता क्या कर रहा है, स्वयं कार्य करता है और दूसरों को वैसे ही कार्य करने की क्या करता है, वो प्रेरणा देता है, तो उन्हें हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, या हम उन्हें प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। माँ बच्चे को अनार खिलाती है। यहाँ पर वाक्य दिया गया, माँ बच्चे को अनार खिलाती है। माँ क्या कर रही है, बच्चे को अनार खिला रही है। माँ स्वयं कार्य कर रही है और बच्चे को वैसे ही खाने के लिए प्रेरित भी कर रही है कि बच्चा अगली बार इस तरह से ही खाए, उसको उस काम के लिए वो क्या करती हैं, प्रेरित भी कर रही हैं। माँ बच्चे को अनार खिलाती है, हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें खा से खाना, आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो खिलाना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खिलाती है। अब है चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी क्या कर रहा है, दूसरे उदाहरण से हम एक बार और जान ले। चपरासी घंटी बजाता है, तो चपरासी क्या है, खुद घंटी बजा रहा है, मगर जो देखने वाला है उसको बजाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है कि हमें इस तरह से घंटी को बजाना है। तो यहाँ पर बजाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई, और मूल क्रिया क्या है, बजा, और आना प्रत्यय लगने से बजाना हो गया, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बजाना होती है। प्रथम क्रिया का निर्माण करने के लिए हम मूल क्रिया के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आना प्रत्यय को जोड़कर, आना प्रत्यय को जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं। जब हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करना है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है, तो हम मूल क्रिया में आना प्रत्यय जोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे। जैसे सुन क्रिया है, आना प्रत्यय है, तो क्या बना, सुनाना। इसी प्रकार पढ़ क्रिया है, आना प्रत्यय हुआ तो क्या बन गया, पढ़ाना। दूसरे नंबर पर कौन सी क्रिया आती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया को हम अप्रत्यक्ष क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को और हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। अब इनकी परिभाषा देखें। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के साथ इसे हम और क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा बच्चों, अध्यापक छात्रों से चार्ट बनवाता है। एक उदाहरण हमारे सामने है कि अध्यापक छात्रों से चार्ट बनवाता है। इसमें हमने क्या किया, जो अध्यापक है वो स्वयं सम्मिलित नहीं है, स्वयं शामिल नहीं है, अगर प्रेरणा दे रहे हैं किसे, छात्रों को। छात्रों से क्या कर रहे हैं, चार्ट बनवाता है। यह हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, छात्रों से चार्ट बनवा रहा है, छात्रों को प्रेरित कर रहा है। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण की ओर।
चलते हैं। डॉक्टर नर्स से रोगी को दवाई दिलवाता है। अब डॉक्टर क्या कर रहा है? खुद दवाई न देकर नर्स को प्रेरित कर रहा है इसे रोगी को दवाई देने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर स्वयं सम्मिलित नहीं है, मगर उसने प्रेरित किया है किसको? नर्स को। नर्स से रोगी को दवाई दिलवाने के लिए। तो यहाँ पर दिलवाता है हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हुई। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर फिर कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है। द्वितीय क्रिया का निर्माण करने के लिए हम मूल क्रिया के साथ वाना प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं। प्रथम में हमने क्या जोड़ा था? आना प्रत्यय, जैसे लिख, लिखाना, सुन, सुनाना। तो इस प्रकार से हमने ये किए थे। अब हम द्वितीय में करते हैं वाना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? वाना। तो जैसे लिख जमा वाना, लिखवाना। यहाँ लिख क्या है? मूल क्रिया है और वाना प्रत्यय है, तो क्या बन गया? लिखवाना। देखिएगा आगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप रचना। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रूप रचना। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप किस प्रकार बनते हैं? पहले मैंने लिखा है ऊपर क्रिया, फिर उसके बाद लिखा है प्रत्यय। मैंने यहाँ दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया है, आना और वाना का, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या आएगा? आना प्रत्यय, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कौन सा प्रत्यय आएगा? वाना। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रत्यय के नीचे आना और वाना दोनों लिखी है। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार बनती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार बनती है? देखिए, जैसे बोल मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया। इसमें अगर हम आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है बुलाना, और अगर इसी में बोल में हम वाना प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सी क्रिया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बन जाता है? बुलाना। अब मिट मूल क्रिया है, तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बना मिटाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बना मिटवाना। आगे देखिएगा, सो मुख्य मूल क्रिया है, तो सो के साथ आना प्रत्यय लगाएंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बनेगा सुलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बनेगा सुलवाना। देख, देख मूल क्रिया है, आना प्रत्यय जब लगेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। दिखाना और वाना प्रत्यय लगाएंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी दिखवाना। बच्चों हमने यहाँ अब प्रेरणार्थक क्रिया को पूर्ण कर लिया। अब हम आगे 5वें नंबर पर करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। इसकी क्या परिभाषा है? मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया है उससे पहले प्रयोग होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक हमारी मुख्य क्रिया होती है जो हम कार्य को करते हैं, और एक पहले उससे पहले हमने जो क्रिया की होती है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्व का अर्थ है पहले, कालिक पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिएगा, यह क्रिया हमेशा कर प्रत्यय के साथ जुड़ी होती है। इसमें जो पहले क्रिया होती है उसमें कर प्रत्यय का प्रयोग होता है। करके इस प्रकार से देखिएगा, उदाहरण जैसे कविता ने विद्यालय आकर गृह कार्य किया। अब क्या है? गृह कार्य किया, ये हमारी क्रिया मुख्य क्रिया है। मगर इससे पहले क्या किया? आकर, पहले वो कहाँ आई? विद्यालय आई, फिर उसने गृह कार्य किया। तो आकर इस क्रिया से पहले
ये क्रिया लगी हमारी, तो यहाँ पर हमने आ के साथ कर प्रत्यय का प्रयोग किया, तो क्या बना? आकर। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माता जी नहाकर मंदिर गई। माता जी नहाकर क्या है? मंदिर गई। तो यहाँ पर पहले माता जी नहाई, फिर वो मंदिर गई। मुख्य क्रिया मंदिर गई, मुख्य क्रिया है मंदिर जाना, मुख्य क्रिया है गई। ठीक है। और इसके साथ इससे पहले कौन सी क्रिया की उन्होंने? नहाकर। कौन सी क्रिया की? नहाने की। तो नहाकर फिर वो मंदिर गई। मुख्य क्रिया मंदिर जाना, उससे पहले पूर्वकालिक पहले की जो क्रिया हुई है वो नहाकर। इसमें नहा के साथ भी कर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए नहाकर प्रयोग हुआ है। तो समझ में आया बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पता लगा कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे पहले हमने कोई भी क्रिया की है, उसके साथ कर प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद हम मुख्य क्रिया को लेंगे। छठे नंबर पर कृदंत क्रिया आती है। छठे नंबर पर कौन सी क्रिया आती है? कृदंत। और ये हमारी अंतिम क्रिया है रचना के आधार पर। अब इसकी क्या परिभाषा है? क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर जो नया रूप बनता है, क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर जो नया रूप बनता है वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे हंसता, हंस, हंसकर। उठता, उठ, उठकर। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। जैसे गा मूल क्रिया है, ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? गाता। ये वर्तमान में है। सो के साथ ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? सोता। ये भी वर्तमान में है। पढ़ के साथ ता प्रत्यय लगा, पढ़ता। ये सब किसमें प्रयोग हुई है? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया में। अब दूसरी है भूतकालिक कृदंत क्रिया। 3 क्रियाओं में से दूसरी क्रिया कौन सी है? भूतकालिक कृदंत क्रिया। इसमें सुन के साथ आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या बना? सुना। पढ़ के साथ आ हुआ तो क्या हुआ? पढ़ा। खेल के साथ आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बना? खेला। आज तीसरे नंबर पर आती है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? कर प्रत्यय लगता है। इसमें भी उसी प्रकार से है। नाच के साथ कर प्रत्यय लगा, नाच कर। गा के साथ कर प्रत्यय लगा, गाकर। सो के साथ कर प्रत्यय लगा, सोकर। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये सारी क्रियाएं की, तो आपको समझ में आ गई होंगी। बच्चों मैंने कोशिश की है आपको यह क्रिया का पाठ समझाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 भागों में क्रिया का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।